भारत में त्योहारों एवं दिवसों को मनाने की परंपरा काफी पुरानी रही है। अलग-अलग समय में, अलग-अलग तिथियों में कुछ लोक पर्व मनाए जाते हैं, तो कुछ ऐसे पर्व होते हैं जिसे पूरा देश मिलकर मनाता है। और कुछ दिवसों की घोषणा सरकारों के द्वारा की जाती है, जिसे स्थानीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ दिवस ऐसे भी होते हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या संगठनों के द्वारा तय किए गए। उन दिवसों पर भी कई तरह के आयोजन किए जाते हैं और कई तरह की सभाएँ और आयोजन, सम्मेलन, कार्यक्रम पूरे देश भर में देखे जाते हैं। लेकिन कुछ दिवस ऐसे होते हैं जिनका भारत की संस्कृति या भारत के लोगों से लेना-देना नहीं होता। बावजूद इसके भारत में उसे जोर-शोर से मनाया जाता है। उन्हीं दिवसों में से एक है विश्व मूल निवासी दिवस। संवेदना के तौर पर तो भारत के नागरिकों के द्वारा पूरे विश्व के मूल निवासियों पर हुए अत्याचार पर संवेदना प्रकट की जाती है और भारत सरकार ने ऑफिशियली अपना स्टैंड भी यही रखा है। लेकिन जिस तरह से विश्व मूल निवासी दिवस को भारत में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, वह कहीं न कहीं आज के पीढ़ी के लिए चिंतनीय है। और यह आज की जनजाति समाज के युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। ना सिर्फ जनजाति समाज के लिए बल्कि भारत की आने वाली पीढ़ी के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती बन सकती है। कुछ इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज का यह हमारा स्पेशल इंटरव्यू पॉडकास्ट कार्यक्रम है। हम सब भारतवासी मूल निवासी इस श्रृंखला के तहत हम निरंतर अलग-अलग एपिसोड्स, पॉडकास्ट और इंटरव्यूज कर रहे हैं जिसमें हम आपके समक्ष जनजातीय विषयों के जानकारों को सामने ला रहे हैं और उनकी राय, उनकी ओपिनियंस और उनकी एक्सपर्टीज को आपके सामने रख रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज का बड़ा हिस्सा जो विश्व मूल निवासी दिवस, आदिवासी दिवस, मूल निवासी, आदिवासी जैसे शब्दों के भ्रमजाल में फँसा हुआ है, उन्हें कहीं न कहीं सच्चाई का पता चले, वास्तविकता उनके सामने आए। इसी कड़ी में आज की चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर मन्ना लाल रावत जी। डॉक्टर मन्ना लाल रावत जी जनजाति विषयों के जानकार हैं, लंबे समय से जनजाति विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं। जनजाति विषयों पर उनके लिखने, बोलने और पढ़ने की जो रुचि है, वह काफ़ी लंबे समय से हम सभी ने देखी है। उनके लिखे गए शब्द और उनके बोले गए वक्तव्य हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। वर्तमान में वह राजस्थान के उदयपुर से सांसद हैं और अब एक नए रूप में वो समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जनजाति समाज को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, वे स्वयं जनजाति समाज से आते हैं और उन्होंने जनजाति समाज की ना सिर्फ कमियों को, चुनौतियों को करीब से देखा है, बल्कि जनजाति समाज किस तरह से अपने सारे कलाओं को, अपनी क्षमताओं को विकसित कर भारत के विकास में योगदान दे सकता है, एक विकसित भारत के लिए योगदान दे सकता है, उसको भी उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया है। तो मैं मन्ना लाल जी का स्वागत करता हूँ द नैरेटिव के प्लेटफ़ॉर्म पर। अ, हमारे बीच जनजाति विषय के जानकार वेद प्रकाश सिंह जी भी हैं। वेद जी सेंटर फॉर जनजाति स्टडीज़ एंड रिसर्च के हेड ऑफ रिसर्च हैं और लंबे समय से जनजाति विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के इस विषय की शुरुआत करते हुए मैं मन्ना लाल जी से पूरे विषय की शुरुआत करना चाहूँगा। और पहले प्रश्न के साथ ही मैं उनसे यह जानना चाहूँगा कि जिस तरह से विश्व मूल निवासी दिवस या हम कहें कि मूल निवासी, मूलवासी, आदिवासी या बाहरी और मूल निवासी इस तरह की जो थ्योरीज़ हैं, इस तरह के जो शब्द जाल है, भ्रम जाल है, क्या अब समाज को इन सारे भ्रम जालों से निकल कर वर्तमान की चुनौतियों को, उसकी वास्तविकता को समझकर अब भारत के विकास में, साथ ही अपने समाज के विकास में आगे बढ़ना चाहिए और इन चुनौतियों को पूरी तरह से खत्म कर आगे विकास की ओर विकास के पथ में अग्रसर होना चाहिए। क्या समाज को अब इस दिशा में सोचना चाहिए? मन्ना लाल जी। प्रश्न है और चिंतन मनन में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से कोई भी एक शब्द आता है, उसकी उसके नेपथ्य में क्या चल रहा है, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ माननीय सुभग जी ने एक भूमिका के रूप में काफ़ी बात रखी है। मोटे तौर पर 2-4 बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, हम जिस समाज से आते हैं वो
भारत का अपना एक जो चिंतन पद्धति है वो है, जीवन पद्धति है। और ये एक विशिष्ट तरह की जीवन पद्धति नज़र आती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी विविधताएँ हैं। लेकिन भाव एक है कि हम सभी पूरे विश्व को ताकत देते हैं, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, प्रकृति को पूजते हैं और सभी के विचारों को समावेशित करते हैं, ऐसा एक भाव हम सभी के जीवन पद्धति में है। दूसरा, हम सत्य अन्वेषण करने वाले लोग हैं, हमेशा ही सत्य को जानने की कोशिश करते रहते हैं और ये एक नित्य एक प्रक्रिया है और दूसरों के विचार चाहे विपरीत भी हो, उसको भी हम सोचते हैं, विचारते हैं, सम्मान देते हैं, उस पद्धति से आते हैं। अब ये आज का जो विषय है, वो महत्वपूर्ण ये है कि इंडिजिनियस पीपल डे और कई आदिवासी दिवस और कई मूल निवासी दिवस, इस तरह का एक भ्रमजाल बना दिया गया है। जब पृष्ठभूमि में जाते हैं तो पता चलता है कि औपनिवेशिक शक्तियों ने पूरे विश्व में जितने भी संसाधन थे, उन पर कब्जा करने की बात करी। अपना जो विचार है उसको थोपने की बात करी। अपना जो मजहब या रिलीजन की पद्धति थी वो वहां जाकर अपनाने और जिसको बोलते हैं धर्मांतरण, मतांतरण, ऐसा करके अपने अनुरूप बनाने की कोशिश की। ये पूरा भ्रमजाल औद्योगिक क्रांति के साथ ही शुरू हुआ और जो कभी भौगोलिक खोजें और बड़ा अच्छे तरीके से परोसा गया इसको, लेकिन ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण ये भी है कि आगे जाकर ये पूरा वहां की संस्कृति को भी नष्ट करने वाला एक षड्यंत्र हुआ। तो पूरे विश्व में देखेंगे आप, अमेरिका चाहे उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका हो, अफ्रीका हो और चाहे एशिया के काफी सारे देश हो और ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, सब जगह जाके जब ये लोग पहुंचे औपनिवेशिक शक्तियों वाले, तो वहां के जो मूल निवासी थे, वहां के जो रहने वाले लोग थे, उनको सबसे पहले डराया, धमकाया, उनको खदेड़ा और इतना पीछे खदेड़ दिया कि वो अपने संसाधनों पर भी अपना जो हक था, ये बहुत ही खतरनाक हुआ। और इस बात को वो लोग मनाया करते हैं उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में कि साहब हम तो क्योंकि यूरोपियन हम तो प्रजाति हैं, इसलिए हमारी श्रेष्ठता है। हमारी श्रेष्ठता है तो इसको लिपापोती करके आगे जाके व्हाइट मैन बर्डन ऐसा करके भी कहा कि साहब हमारे ऊपर तो एक विश्वरीय दायित्व आया हुआ है कि जहां-जहां भी विकास नहीं हुआ वहां जाके विकास करें। और फिर जब कोलंबस पहुंचा था 12 अक्टूबर 1492 की तिथि है, तो 12 अक्टूबर को इन्होंने अपना गौरवमय इतिहास की एक तिथि बनाई और उसको जोर-शोर से मनाना शुरू किया। लंबे समय तक ये मनाते रहे। बाद में पता चला कि ये तो अपन मना तो रहे, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनके लिए तो ये बेकार का दिन है, खराब दिन है, इसका विरोध होना शुरू हो गया है और उनकी संस्कृति को नष्ट करने वाला दिन है। तो फिर उन्होंने एक तरीका निकाला, नहीं, आपके लिए भी कोई न कोई हम एक गौरव दिन मनाते हैं। और बहुत चालाकी से अभी तक तो यूरोपियन देश कर रहे थे, लेकिन इसको धीरे-धीरे लाके यूएनओ को प्लेटफॉर्म लिया है। और महत्वपूर्ण बात देखिए, 1982 में 9 अगस्त के दिन यूएनओ का एक बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ऐसा बोलते हैं। तो वहां जाके उन्होंने उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इस विषय को रखा कि नहीं, मूल निवासी के बारे में कुछ न कुछ सोचेंगे। तो इसका इतिहास में देखेंगे आप, 9 अगस्त पहली बार कहीं चर्चा में आया तो वो मजदूर संघ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का एक दिन था, पहली बैठक हुई थी और कोई इतिहास नहीं। बस आगे जाके भ्रमजाल फैलाया और मूल निवासी के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करने लगे। 46 सूत्र दे दिए कि आपका हम ये करेंगे, वो करेंगे, सारी चीजें करने की बात की। तो मूल इनकी जो रचना थी वो इस बात को लेके थी कि मूल निवासियों को लॉलीपॉप पकड़ा दें, मूल निवासियों को भ्रमजाल में भरा दें, आपके लिए हम सोचते हैं। और आप देखिए मूलतः ये कोलंबस के सम्मान में आयोजन किए जाने वाला उसका काउंटर था। एक बड़े प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, यूएनए के प्लेटफॉर्म का। तो ये प्लेटफॉर्म को दिखा के बहुत चालाकी से भ्रमजाल में पूरे विश्व को फंसा दिया। और महत्वपूर्ण एक बात और जोड़ना चाहूंगा शुभम जी, कि ये जो मजदूर संघ का इन्होंने प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, तो ये मूल रूप से जितने मूल निवासी हैं उन सभी को मजदूर समझते हैं। जिस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया वही तो, जैसे जनजाति कार्य मंत्रालय है तो जनजातियों का विषय वहां जाता है, अगर कोई शिक्षा का मामला है तो शिक्षा मंत्रालय में जाता है। तो जब मजदूरों के संगठन में कोई बात हो रही तो मजदूर दृष्टि ही उनके दिमाग में थी। वो तो केवल ये सोचते हैं कि हमारे लिए बेगारी करने वाले, हमारे दास्ता में रहने वाले, जिनका शोषण किया जा सके, जिनको मारा जा सके, जिनको पशुता के रूप में उनके साथ व्यवहार किया जा सके, ऐसा एक दृष्टि लेके उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया। और इस क्रम में ये आ गया। लेकिन भारत की जो दृष्टि है उस पर हम निश्चित रूप से बात करनी चाहिए कि भारत ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा और कहा कि ये जो मूल निवासियों की परिभाषा है वो स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात, भारत में सभी मूल निवासी हैं,
भारत के सब निवासी, भारत के मूल निवासी, ऐसा भाव है। लेकिन भारत का एक स्पष्ट मत आगे भी जाके स्पष्ट रहा है, वो ये रहा है कि हम जहां कहीं भी इंडिजिनियस पीपल है, जहां औपनिवेशिक शक्तियों ने कब्जा किया था, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के दूसरे देश हो, वहां पर उन मूल निवासियों के अधिकारों का हनन हुआ, इसलिए हम उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं और उसी शर्त पर हम हस्ताक्षर करते हैं। ऐसा करके एक क्रम आया है, ये मत स्पष्ट है भारत सरकार का। लेकिन ये मत भी स्पष्ट है कि भारत के जितने भी निवासी हैं, वे सारे सारे मूल निवासी हैं। ऐसा एक पृष्ठभूमि है इसमें, लेकिन हमें समाज को, जनजाति समाज को ये बहुत स्पष्ट हो जाना है कि जो औपनिवेशिक शक्तियां हैं वो हमें केवल मजदूर समझती हैं। हमें का मतलब जो मूल निवासी हैं, जिनके औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया गया, तो हम लोग जो सहानुभूति रखते हैं उनके प्रति, वो सारे के सारे उसी रूप में रखते हैं। और भारत में जो भ्रमजाल फैलाया गया उसकी स्पष्टता भी बहुत जरूरी है, उसकी आगे बात करेंगे। जी। मन्नालाल जी, जैसे एक चीज़ हमेशा कही जाती है और ये चीज़ सामान्यतः एक भारतीय जनमानस के मन में भी है कि जो आरण्यक संस्कृति है, कहीं न कहीं जनजातीय समाज का जो मूल है, वो आरण्यक संस्कृति से है। सनातन संस्कृति का जो आधार भी है, वो जनजातीय समाज है। सनातन संस्कृति के जो संवाहक है, उसके रूप में भी जनजातीय समाज को देखा जाता है। लेकिन एक प्रश्न यह भी आता है कि वर्तमान समय में जिस तरह से कुछ युवा जो हैं, जनजातीय समाज में मुख्य रूप से, वो युवा कहीं न कहीं इस भ्रमजाल की ओर फँस रहे हैं। विश्व मूल निवासी दिवस या आदिवासी दिवस जैसे विषयों को लेकर युवाओं के बीच में जिस तरह से कुछ शक्तियाँ, कुछ देश विरोधी शक्तियाँ, कुछ देश को, समाज को खंडित करने वाली शक्तियाँ उस ओर जा रही हैं। कि उन युवाओं को किस तरह से हम जागरूक कर सकते हैं, उन युवाओं को कैसे इन चुनौतियों के बारे में बता सकते हैं और वो जो युवा हैं खुद, वो कैसे इन चुनौतियों से निकल सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं? जनजाति को माध्यम बनाए, ये नया नहीं है, ये पुराना ट्रेंड रहा है इनका। जहां-जहां भी विशेष तौर पर अभाव, गरीबी, अशिक्षा, इसको कहीं न कहीं आधार बना के अंग्रेजों की जो पद्धति थी, उस पद्धति को इन्होंने आगे बढ़ाया। और आप ये भी देखेंगे कि डिवाइड एंड रूल वाला पूरा इसमें एक नैरेटिव, एक विचार जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मूलतः ये लोग चाहते हैं कि जो ताकत है समाज की, जो ताकत है राष्ट्र की, जो ताकत है संस्कृति की, वो तोड़ी जाए। तो हमें ये इसमें ये समझना चाहिए, विशेष तौर पे युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं, उनमें आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई नाम ले लेता हमारा, तो उसमें 3 बातें समझना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि मूल निवासी और आदिवासी एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। पहली लाइन हमें बहुत स्पष्टता से समझनी चाहिए। दूसरी बात, जो भारत का आदिवासी शब्द प्रयोग करते हैं लोग, वो आदिवासी शब्द संविधान सम्मत है क्या? वो नहीं है। अरे इस बात को मूलतः कई जो विद्वान है उन्होंने तो ये भी कहा है कि आदिवासी तो वो है जो आदिदेव की पूजा करता है, आदिशक्ति की पूजा करता है। और भारत का आदिवासी शब्द यदि काम में ले रहे हैं, तो वो शब्द जनजाति और अनुसूचित जनजाति उसका पर्यायवाची के रूप में ही है और केवल मात्र शब्द अनुसूचित जनजाति और जनजाति ही है। ये कैसे? एक जयपाल सिंह मुंडा थे, उन्होंने इस बात को बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साहब हम तो आदिवासी हैं और बाकी सारा जो नैरेटिव था अंग्रेजों का वो आगे बढ़ाने की कोशिश की। संविधान में बहुत चिंतन मनन हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर और सब लोगों ने माना, पूरे संविधान जो निर्मात्री समिति थी उसने माना। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि संविधान निर्मात्री समिति हम लोग बोलते हैं, हम यहाँ पर भी एक गलती कर जाते हैं। संविधान निर्मात्री समिति मूलतः उस टाइम संसद का काम कर रही थी। तो संसद का निर्णय ये है कि जनजातियों की जो परिभाषा है वो ये है कि जो राष्ट्रपति जी और जो देते हैं उसमें लिस्ट में जो आए हैं भारत की जनजातियां हैं वहां तक ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर आदिवासी शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक जगह कहा है कि आदिवासी का मतलब होता है हम सब भारत के वासी, हम सब लोग आदिवासी हैं। इस बात को स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो इस बात को तो छोड़ दिया गया, तो ये युवाओं के बीच में ये बात पहुंच नहीं पाई है। तीसरा और महत्वपूर्ण चीज है, ये जो नया नैरेटिव ला रहे हैं मूल निवासी को आदिवासी दिवस के रूप में, वे सारे के सारे संविधान के जो मूल तत्व हैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। संविधान की बात को मानने को तैयार नहीं, साथ ही साथ संसद की जो सार्वभौमिक शक्ति है उसको भी मानने को तैयार नहीं। ये भारत का विचार छोड़कर, भारत सरकार का विचार छोड़कर, विदेश मंत्रालय का ओपिनियन को छोड़कर उन लोगों का विचार अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो औपनिवेशिक शक्तियां कह रही। ये कौन है? और जो मूल निवासी दिवस का भारत में चलन बढ़ा है, उस चलन में आप ये भी देखेंगे कि ना तो भारत सरकार ने कहा, ना विदेश मंत्रालय ने कहा,
ना किसी राज्य सरकार ने कहा, ना किसी ग्राम पंचायत ने कहा, ना किसी नगर पालिका ने कहा, ना किसी नगर निगम ने कहा, ना जनजातीय समाज ने कहा। फिर ये विचार कहां से आया? भाई साहब, इसमें बहुत घोटाला हुआ है, ये वैचारिक घोटाला है, और ये वैचारिक घोटाला कहीं से लाए हैं, और षड्यंत्र के पूर्वक जो भारतवासी की अपनी ताकत है, अपनी एकता है, उसको तोड़ने के लिए, अलगाव के लिए जनजातियों के बीच में डाल दिया। आप ये वो इंटरनेट को जब खंगालेंगे तो आप पता चलेगा, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सारे मिला के मूल निवासी है, 85% मूल निवासी है, मूल निवासियों का मंच बना हुआ है। फिर जनजातियों का पर्यायवाची कैसे हो गया? तो ये सारा जो भ्रमजाल है, ये देश की सार्वभौमिक शक्ति के विरुद्ध है। लेकिन धीरे-धीरे युवाओं के बीच में ये प्रश्न पहुंचा है, युवा समझता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो युवा समझता है वो बोल नहीं रहा है, वो अपनी बात को मुखर नहीं कर रहा है, वो बात को तेजी से, ताकत के साथ, सत्य के साथ रख नहीं रहा है। और जो उत्पाती तत्व हैं कुछ राजस्थान में और गुजरात में जब हम लोग देखते हैं, तो वे सारे उत्पाती तत्व हैं, वे सारे के सारे अलगाववादियों के साथ में नजर आते हैं, वे सारे के सारे वामसेप के साथ में नजर आते हैं। ये कुछ सिस्टम है, तो अपने आप में एक इकोसिस्टम है जो उसके विरुद्ध है। हम देखते हैं कि वो बाद में जाके एक महान एक वक्ता है मुसलमानों का, ओबीसी, उसके साथ में खड़े नजर आते हैं। अरे भाई, थोड़ा संतुलित विचार रखो, सत्य की अन्वेषण करो, उसके बाद ताकत को समझो। हाँ, सभी का विचार सम्मानित हो सकता है, हम उसका आदर कर सकते हैं, लेकिन जो भारत की सार्वभौमिक शक्ति के विरुद्ध विचार है, उसको तो कम से कम समझना चाहिए। तो युवाओं के लिए ये बहुत आवश्यक हो गया है कि ये पूरा भ्रमजाल है, ये एक माया जाल है, ये अलगाव का एक तत्व है, ये विखंडन का तत्व है, और समाज को केवल और केवल समस्याओं की राजनीति करने का विचार लगता है, केवल और केवल। और इसमें वो भी हैं जो धर्मांतरित ईसाई और धर्मांतरित इस्लाम वाले जो लोग हैं, वो इसका बढ़ चढ़कर आगे युवाओं के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, और केवल युवाओं के, जनजाति युवाओं के कंधे पर इस विचार को रखकर, बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से अलगाव वाला विचार है। हमें इस बारे में स्पष्टता लानी चाहिए। हमें मानना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर को, हमें मानना चाहिए संविधान को, हमें मानना चाहिए भारत की शक्ति, सार्वभौमिक शक्ति को, हमें मानना चाहिए सरकार का जो ओपिनियन यूएनओ में रखा गया था, हमें मानना चाहिए कि इंडिजिनियस पीपुल का कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, और हमें यह भी मानना चाहिए इंडिजिनियस पीपुल का पर्यायवाची आदिवासी नहीं है। मनोहरलाल जी, एक प्रश्न मेरा यह भी था कि जैसे सरकार ने 3 वर्ष पहले 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया, तो क्या यह जनजातीय समाज के साथ-साथ पूरे देश के बीच एक समाज के जो क्रांतिकारी रहे, जनजातीय समाज के जो क्रांतिकारी रहे, जो स्वाधीनता सेनानी रहे, जो वीर रहे, वीरांगनाएँ रहे, योद्धा रहे, बलिदानी रहे, क्या उनकी गाथाओं को बताने का एक सुअवसर नहीं है? तो क्या जनजातीय समाज को अब ये मूल निवासी दिवस को पूरी तरह से डंप करके, छोड़ के, क्या जनजातीय गौरव दिवस की तरफ जाना चाहिए? जनजातीय गौरव दिवस को उत्साह और उल्लास से मनाना चाहिए? क्या जनजातीय गौरव दिवस एक बड़ा मंच नहीं है कि अपने पुरखों की गाथाओं को, अपने पूर्वजों की गाथाओं को पूरे देश के सामने रखा जाए, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक? बहुत महत्वपूर्ण बात कही शुभम जी आपने। आप देखिए कि किसी समाज का, किसी व्यक्ति का यदि गौरव है तो वो इतिहास के साथ है, और औपनिवेशिक शक्तियों ने महत्वपूर्ण काम एक ही किया, बहुत रचना के तहत किया, कि सबसे पहले संस्कृति को खत्म किया, महानायकों जितने भी उनकी गाथाओं को खत्म किया। और मुझे एकदम नाम ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन अफ्रीका के एक महान नायक है, समाज सुधारक है, वो कहते हैं कि जब वो आए थे तो हमको ये कहा गया कि आंखें बंद करिए, हमारे हाथ में बाइबिल पकड़ा दी। तो उस टाइम जब उन्होंने हमारी आंखें बंद की, उस टाइम हमारे पास खेत थे, खलियान थे, संसाधन थे, सब कुछ था, राज्य था, और आंखें बंद करने के लिए कहा। और जब आंखें हमने खोली तो पता चला हमारे हाथ में केवल बाइबिल है, और सारा राज्य, सारी सत्ता और सारा का सारा जो हमारी संस्कृति थी वो नष्ट हो चुकी थी, क्या हो गया था। आप देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है, और यही बात हमें समझने की जरूरत है, युवाओं को समझने की जरूरत है। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि संस्कृति ही आधार है, जिसके आधार पर वो उसे समझ सकता है कि हमारे पुरखे कौन थे, हम कौन थे, हमारा इतिहास क्या है, हमारी जड़ें कहाँ है। तो यही बात तो कीमती है, इसी बात को वो खत्म करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि लॉर्ड मैकाले का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा हुआ है, वही 1835 का रखा हुआ है। उसमें कहते हैं वो कि भारत की शक्ति को, भारत की विरासत को, भारत की जो चिंतन पद्धति है, उसको अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो हम शायद इस पर एकदम पक्का जो अपना सत्ता है वो स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इस रचना के तहत वो लोग आगे बढ़े, बहुत धूर्त तरीके से आगे बढ़े,
और विमर्श के साथ आगे बढ़े। उनको मालूम है कि ये रचना आगे जाके क्या होगी। हम लोग भोले भाले हैं, हम समझते हैं कि ये तो बढ़िया है, जो भी आया अतिथि देवो भव, ये तो हमारा अच्छा आदमी है और ये सारी चीजें करता है। और बाद में कुछ हमारे अपने विचारक भी आगे बढ़ गए। तो भारत सरकार ने इस पूरे मायाजाल से बाहर निकालने के लिए, राष्ट्र को बाहर निकालने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव कालखंड में नायकों की बात की है, उन नायकों की बात की है जिनकी कहानियों को समाज के सामने लाया नहीं गया, और एक षड्यंत्र के तहत नायकों की कहानियों को खत्म करने की कोशिश की गई। और केवल जो है 2-3 लोगों को यह मान लिया गया कि इन्हीं की वजह से आजादी आई है। वो सारी चीजें भ्रम टूटा है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है। भगवान बिरसा मुंडा जी को जब पढ़ते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो रोज एक नया अध्याय हाथ लगता है। वो कहते हैं कि परधर्म से बढ़िया है स्वधर्म। अब परधर्म कौन सा है भाई? स्वधर्म कौन सा है? पुरखों का धर्म हमारा स्वधर्म है, और पुरखे इस भारत की माटी के हैं, ये हमारा धर्म है। और इस बात को भगवान बिरसा मुंडा जी को माध्यम बनाकर जितने जनजाति नायक हैं उनकी गाथाओं को आगे लाया गया है। वो जनजातियों के नायक हो सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्र के नायक हैं। किसी परिवार में, किसी कुटुंब में उनका जन्म अवश्य हुआ है, लेकिन वो भारत के गौरव है। तो आप देखेंगे रामजी गोंड आ गए, उसमें तिलका माझी आ गए, नागा रानी आ गए, तो ये सारी गाथाएं इसके पीछे और जाते हैं। तो जनजाति गौरव में मेवाड़, राजस्थान के मेवाड़ का एक नायक निकल के आता है, राणा पूजा भील। और उनकी गाथाओं में जब आप देखिए, तो जब वो आक्रांताओं के खिलाफ आक्रमण के लिए जब जा रहे थे, तो वो बोल रहे थे हर हर महादेव। और मेवाड़ का जो पूर्व रियासत थी, उसका जो सिंबल है, उस पर भी उनका एक फोटो लगा हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को तही राखे करता। जो धर्म पर अडिग रहता है उसका भगवान भी रक्षा करते हैं। तो वो धर्म कौन सा है? वो पुरखों का धर्म, वो हमारा अपना धर्म, वो भारत का धर्म, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म आज की तारीख में कहते हैं, जो तत्व है वो हिंदुत्व है, सुस्पष्ट रूप से। क्योंकि जनजातियों के धर्म, संस्कृति, परंपरा का यदि कोई आधार है तो वो आदिदेव महादेव है, भोलेनाथ है, और यही आधार है। और भोलेनाथ अकेले नहीं है, आदि शक्ति भी है, जिनको आगे जाके कुलदेवी के रूप में, अलग अलग रूप में हम सब जगह पूजते हैं। उनके सम्मान में गीत गाते हैं, गरबा करते हैं और दुर्गा पूजा करते हैं। ये सारी अपने भारत की परंपरा है। क्रमशः ये बात निकल के आई कि जनजातियों का जो चिंतन है वो वेदों में आया है। जनजातियों की जो वाचिक परंपरा है वो इतिहास का आधार है। जनजातियों का जो जीने का तरीका है वही भारत के हर एक समाज में है। और क्रमशः हम ये भी देखेंगे, आज की तारीख में बहुत ज्यादा विमर्श हो नहीं पाता, लेकिन हमारा पूरा भारत का जो निर्माण हुआ है, संस्कृति का निर्माण हुआ है, वो वन से हुआ है। वन से ग्राम, ग्राम से नगर और नगर से महानगर। लेकिन क्रमशः क्या ये वन वे ट्रैफिक है क्या ये वापस हम लोग चिंतन मनन नहीं कर सकते? आप देखिए कि हम लोग अभी दिल्ली बैठे हैं, तो दिल्ली में भी यहाँ पे सारी पद्धति वही है, लेकिन ये ठीक है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगे खड़ी होगी तो कोई चिंतन थोड़ी हो जाता है, हमारा इतिहास थोड़ी भूल जाएंगे। लेकिन ये जो विकास का अलग अलग क्रम है, इसके बीच में खांचे खड़े करके औपनिवेशिक सत्ताएं अपना एक नैरेटिव, चाहे वो धर्मतंत्र का हो, चाहे वो राजनीतिक तंत्र का हो, चाहे वैश्विक स्तर पर संसाधनों पर कब्जा करने का हो, तो वो समाज के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। और उनके अपने जो पॉलिटिकल विंग है वो भारत में कभी कभी तो स्कॉलरशिप के रूप में, कभी रिसर्च फेलोशिप के रूप में प्रमोट करके लाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे नायकों की जो गाथाएं हैं वे सारे के सारे आगे आए। और महारानी दुर्गावती की गाथा निकल कर आए, रघुनाथ शाह की गाथा निकल कर आए, रामजी गोंड की गाथा निकल कर आए। ये सारी गाथाएं जब निकल कर आएंगी तो हमारा अपना आत्मगौरव एकदम समृद्ध होगा और स्पष्ट होगा, और हम महसूस करेंगे कि भारत का पूरा जो अखिल समाज है वो एक है। और संविधान की पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और स्कूल में जाते हैं शुभम जी, तो हमें तो पढ़ाया करते थे, वो प्रतिज्ञा कहते हैं समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, ऐसा करके करते थे। तो समस्त भारतीय का जो भाव है वही संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया के रूप में आया है। और बाबा साहब का संविधान ये कहता है कि जब हम सब एक हैं, तो फिर ये लोग कौन है जो बीच में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नायकों की गाथाओं को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखा होगा कि एक कामता राय जी हैं, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी हैं, जो झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के बेस पे लिखते हैं। ये लोग आते हैं तो संस्कृति का संहार करते हैं, संस्कृति को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। तो कल्चरल जेनोसाइड है, ये भी अपने आप में करते हैं, और फिर उसके बाद विसमृत कर देते हैं। एक शब्दकोश का निर्माण किया मेघालय में, और शब्दकोश का जो लिपि रखी है, कितना षड्यंत्र पूर्वक है। वो लिपि जो है ना, रोमन लिपि रखी है। आने वाली पीढ़ी जब कभी बात करेगी
कि यार ये कौन सी मतलब शब्दकोश है ये अपना है, तो ये लिपि कौन सी है साहब रोम की, तो क्या मेरी जड़ें रोम से है क्या? तो ये पूरा राम का नहीं रोम का एक नैरेटिव लगता है। तो ये सारे के सारे षड्यंत्र पूर्वक है और हमें इस बात को समझना है, गौरव को महसूस करना है, गौरव की गाथा रखनी है और यही हमारी विशिष्ट संस्कृति है जो अनुसूचित जनजाति होने का भी आधार है। अन्यथा समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा, वो धर्मांतरित होकर उधर ले जाएंगे। ये षड्यंत्र, ये शिकारी विचार है जो बार-बार जो है ना शेरों की गाथाओं को स्पॉइल करते हैं। ऐसा कहना है। ये बिल्कुल आपने एक सबसे अच्छी बात यही रखी मन्नालाल जी कि जो रानी दुर्गावती हैं, शंकर शाह, रघुनाथ शाह है, टंट्या मामा है, राणा पूंजा है, वीर नारायण सिंह है या भगवान बिरसा मुंडा, ये सिर्फ जनजाति समाज के या किसी एक कुटुंब के नायक नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के नायक है। भारत के सभी समाजों के नायक है और सभी के लिए वो आदर्श है। हमारे बीच सीजे सर से वेद जी हैं। वेद जी भी अपनी ओर से कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं। वेद जी। जिस प्रकार से एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं, जिस प्रकार से भैया ने बताया कि अभी नॉर्थ ईस्ट में जो चीजें अभी चल रही हैं कि वहाँ रोमन लिपि में का इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसके पीछे एक जो षड्यंत्र नजर आता है कि जो ट्राइबल जो शब्द हमको नजर आता है अभी वर्तमान में, तो ये ट्राइबल शब्द बना कैसे? ये ट्राइब प्लस जो ड्यूज जो है वो लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ होता है 3 ऐसे वंश या जातियां जिनका रोम साम्राज्य को खड़ा करने में एक महत्वपूर्ण योगदान था। उन 3 जातियों को संयुक्त रूप से ट्राइबल कहा गया। और हम 12वीं शताब्दी में जब बाइबिल देखते हैं, 12वीं शताब्दी का बाइबिल, तो उसमें कुछ अब्राहमिक रिलीजन के अंतर्गत कुछ वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। उस बाइबिल के एक वंश का जो नाम मिलता है हम लोग को, वो ट्राइबल्स मिलता है। तो कुल मिलाकर उसी पद्धति को पुनः जोड़ने का यहाँ पे जो प्रयास भारत में चल रहा है, ये आने वाले समय पे कई प्रकार के जो विखंडन या सेपरेशन की जो बात की जाती है, उस प्रकार से ये नजर आने वाला है। जिस प्रकार से अभी देखिए गोड राज्य की मांग की जाती है, कई विभिन्न प्रदेश की मांग की जा रही है, तो ये सारी चीजें उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से अन्य देशों में क्रांति, जैसे हम जिस प्रकार से हम रूस की क्रांति की बात करते हैं या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो भारत में भी विभिन्न प्रकार की आइडेंटिटीज क्रिएट करके समाज को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, एक ये महत्वपूर्ण रूप से नजर आता है। मैं भैया से एक चीज जानना चाहूंगा कि चूंकि हम देखते हैं कि ये भारत का या भारत की सरकार का इस पे पूर्ण रूप से यही कहना है कि भारत का हर जो आजाद भारत के बाकी जितने लोग हैं वो सारे मूल निवासी हैं। लेकिन कई हम ऐसे भी कार्यक्रम देखते हैं कि सरकारें प्रशासनिक तौर पर इन कार्यक्रमों को करते हैं। तो इसका किस प्रकार से हम सरकारों का जो स्टेप है उसको हम किस प्रकार से देखें, और जन सामान्य क्योंकि इन सब चीजों को सपोर्ट करने लगता है। कुछ राज्यों में इस दिन छुट्टी घोषित की गई है, तो जन सामान्य को यही लगता है कि जब सरकार का सपोर्ट है तो इन सब दिवसों को मनाना चाहिए। तो इस पर प्रशासनिक स्तर पे हम किस प्रकार से इसको देख सकते हैं? नहीं, आपका प्रश्न बहुत कीमती है। आपने देखा होगा कि भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर यदि अवकाश घोषित किया गया है तो इसको भी तो स्वीकार करना पड़ेगा हमें। ये हमारे गौरव की बात है। हाँ, ये ज़रूर है राज्य सरकारों के स्तर पर, राज्य सरकारों में शायद स्पष्टता नहीं थी। हो सकता है वहाँ कुछ दबाव समूह हो और बाकी सारी जो चीज़ें राजनीतिक एंगल पर कुछ काम करने के लिए इस तरह के आदेश जारी हुए हो, ऐसा हो भी सकता है। कई जगह आदिवासी कल्याण दिवस जैसे राजस्थान में विश्व आदिवासी कल्याण दिवस नाम से, वहाँ कल्याण शब्द कहाँ से आया, भगवान शिव से आया क्या, ये सारे जो विषय अलग हो सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है वो होती है कि हम एक भारत के रूप में, एक चिंतन मनन करने वाले के रूप में, हम समाज के एक सदस्य के रूप में संपूर्ण विषय को कैसे समझें? क्योंकि समाज तो आधार है ना सभी व्यवस्थाओं का। सरकारों का आना जाना लगा रहता है, प्रशासन की अपनी एक सीमित बात होती है, वो ज्ञापन जाता है और उस तरीके से होता है। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है, मौलिक बात है, वो तो समझना पड़ेगा और धीरे-धीरे ये सारी चीजें आती हैं। कई बार कुछ आदेश इस तरह के जारी हो जाते हैं जो आगे जाकर अलग ढंग से होते हैं, लेकिन मूलतः जो भारत है, मूलतः जो समाज है, मूलतः हमारा इतिहास है, हमारी अपनी संपूर्ण अस्मिता है, उस पर विपरीत कोई भी विचार आता है तो उसके बारे में स्पष्टता समाज की होनी आवश्यक है। कई बार नाम पते अलग ढंग से हो जाते हैं तो ये बात तो निश्चित रूप से भ्रम पैदा करने वाली जरूर होती है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये एक औपनिवेशिक षड्यंत्र है। ये कोलंबस डे था, उसका एक काउंटर था
और यूरोपीय शक्तियां जो अपने अलग अलग देशों की वजह से थोड़ा काम कर रही थी, एक जो यूरोपियन रेस है उस रूप में वो खड़ा कर रही थी, लेकिन वो बात जो है उसको काउंटर करने के लिए, उसको भुलाने के लिए और ये यूएनओ जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को काम में लिया। हमें ये भी देखना होगा कि अमेरिका में मूल निवासी के साथ क्या हुआ, वो मिसिसिपी मिसौरी जो नदी थी उसके उस पार बंजर भूमि में क्यों औपनिवेशिक शक्तियों ने वहां के मूल निवासी को धकेला। ये सारी चीजें हमें जब रखते हैं, तो ये विचार को जब जब रखते जाएंगे तो स्पष्टता आएगी, और स्पष्टता होना जरूरी है, और सत्य अन्वेषण बहुत जरूरी है। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में एक लॉ जो है वो कल ही इंट्रोड्यूस हुआ है, और जब वो इंट्रोड्यूस हुआ तो पता चला कि उसमें 1923 का एक्ट अभी भी चल, जो टेक्निकल पॉइंट है उसको हटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, समाज के साथ ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मौके आते हैं जिसमें सामयिक तौर पर कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन मूल निर्णय, बड़ा निर्णय, मौलिक निर्णय, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और पूरी उसको देखते हुए, भारत के इतिहास को देखते हुए इस बात को देखना चाहिए। महत्वपूर्ण ये भी है कि कई बार ये लोग जो आगे बढ़ाते हैं, इसमें 2-3 बिंदु जोड़ने बहुत जरूरी हैं। जो लोग कहते हैं कि साहब हम विश्व मूल निवासी दिवस को भारत में आदिवासी दिवस के रूप में प्रसारित कर रहे हैं, और इस बात को वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि वो पकड़े गए, वो ट्रैप हुए, ये पकड़े, वो भी आ गए। ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं। तो ये इकोसिस्टम को भी समझना जरूरी है। तुम एक बात को आगे बढ़ा रहे हो तो दूसरा तुम्हारा विचार, जैसे आपने एक बात महत्वपूर्ण कही कि जो अलग राज्यों की मांग करते हैं वे लोग सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं। इसके बैकग्राउंड में मौलिक रूप से ये बात कहां से शुरू होती है, तो पता चलता है कि साहब ये तो अपने आप में बड़ा एक बड़ा इकोसिस्टम है, वो सारा सारा काम कर रहा है। समाज को तोड़ना, तोड़ने के बाद अपना एक विचार है वो तोड़-फोड़ वाला, वो सामने खड़ा करना और उसमें आनंदित होना। इसमें लगता है कि पूरा का पूरा जो एक क्या कहते हैं उसको शहरी नक्सलवाद, वो वाला विचार वहां से निकल कर आ रहा है। तो ये इकोसिस्टम कहता क्या है? इस पूरे समन्वित रूप से यदि हम विचार करें तो समझ में आता है कि समाज में कुछ युवा इस भ्रमजाल में फंस गए हैं और फंसाते जा रहे हैं वो दिन ब दिन, लेकिन इस स्पष्टता भी बहुत तेजी से आ रही है और अपने गौरव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो हमें इसको इन होल समझना ज्यादा जरूरी है कि कैसे एक राष्ट्र के रूप में विचार महत्वपूर्ण है, और जब राष्ट्र की बात आती है तो हम सभी अपने छोटे जो विचार हैं, खांचे हैं, उसको सब छोड़कर राष्ट्र के साथ खड़े होते हैं। तो ये राष्ट्र का विचार ये कि ये मूल निवासी दिवस भारत में कहीं पर भी प्रासंगिक नहीं है, और ये मूल निवासी दिवस आदिवासी दिवस के रूप में मनाने की परंपरा कहीं से शुरू हो गई, कुछ लोगों ने इसको हवा दे दी, वो सत्य से परे। ये हमें स्पष्टता में लाना आवश्यक है। कुल मिला के मन्नालाल जी की बात से यही स्पष्ट होता है कि ये विश्व मूल निवासी दिवस, जिसे आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसे उसका कहीं से भी भारत के जनजाति समाज से कोई संबंध नहीं है। ये कहीं न कहीं एक भ्रामक है, यह भ्रमजाल का एक टूल है, और कहीं न कहीं विदेशी शक्तियाँ इस टूल का इस्तेमाल कर भारत के जनजाति समाज और भारत के समाज को तोड़ने का, खंडित करने का प्रयास कर रही है। साथ ही जैसा कि हमारा थीम है कि हम सब भारतवासी मूल निवासी, मन्नालाल जी के पूरे इस वक्तव्य का एक सार यह भी निकलता है कि भारत के जितने भी लोग हैं, भारत के जितने भी नागरिक हैं, भारत के जितने भी जो भारतीय हैं, वो सभी भारत के मूल निवासी हैं। मन्नालाल जी, मैं आपका जी, बहुत-बहुत शुभम जी, शुभम जी, एक छोटी लाइन 30 सेकंड में जोड़ रहा हूँ। यदि हम भारत में विश्व मूल निवासी दिवस मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सहानुभूति के लिए मना रहे हैं कि भारत के बाहर जितने औपनिवेशिक राज्य थे और वहां मूल निवासियों के साथ बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ, उनके मानवीय अधिकार छीने गए, तो वो वापस मिलने चाहिए। इस बारे में हम उनके समर्थन में यदि कहीं मनाते हैं तो ये बुरा भी नहीं। लेकिन जो मूल निवासी का भारत में आदिवासी दिवस के रूप में पर्यायवाची और उसका स्पष्टता में लाना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से इसे उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, ये उत्सव के रूप में ना मनाकर इसे जो पूरे विश्व के जो अन्य देशों के मूल निवासी हैं, उनके साथ जो अत्याचार हुए, उन अत्याचारों के प्रति संवेदना और उनके अधिकारों को वापस दिलाने के लिए मनाया जाना चाहिए, ना कि भारत के जिस तरह से समाज को तोड़ने और खंडित करने के विचार से मनाया जा रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद मुन्नालाल जी, आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही सरलता से, सहजता से और बहुत ही आसान शब्दों में हमें सारे विषयों की जानकारी दी।
और हमारी इस जागरूकता की मुहिम में आपका ये बड़ा सहयोग रहा। ऐसे ही विषयों पर, ऐसे ही अन्य विषयों पर हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। वेद जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, वेद जी को, उन्होंने भी समय निकाला। हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जो इस पूरे वीडियो में, इस पूरे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े रहे। ऐसे ही विषयों पर और इसके अलावा अन्य विषयों पर भी हमारे एक्सक्लूसिव स्टोरीज, पॉडकास्ट और इंटरव्यूज को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।